हेलो गाइस, दिस इज़ नीतीश कुमार कृष्णा हियर। तो जैसा कि मैंने आप लोग सभी को बताया था कि हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं डेली आपके साथ कुछ एमसीक्यू सॉल्व करूंगा आप ही के साथ। वो एमसीक्यूज मेरे लिए भी फ्रेश हैं और आपके लिए भी फ्रेश होंगे। बेसिकली बात ये नहीं है कि वो क्वेश्चन सही होते हैं या गलत होते हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट ये होगा कि उस एमसीक्यू के बाद जो मैं एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद जो मैं ग्राउंड कवर करता हूँ, जो मेरा वे ऑफ लर्निंग होता है उन एमसीक्यू से, चाहे वो गलत हो या सही हो, उनको मैं आपको थोड़ा आपके साथ शेयर करूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला एमसीक्यू है ये हमने रैंडम उठा लिया है टेलीग्राम से। आप भी बहुत सारे चैनल हैं, ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सर जगदीश चंद्र बोस? ही डिस्कवर्ड वायरलेस कम्युनिकेशन बेतार का तार। दिस सीम्स करेक्ट। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस इन इंडिया। Probably. He was named for the father of radio science by the Institute of Electrical and Electronics Engineering. This may be correct. He chaired the Rules of Procedure Committee in the Constituent Assembly. So yes, to some mind, fourth options may appear some odd कि क्योंकि अब कंस्टिट्यूंट असेंबली में वो कैसे हो सकते हैं, बट स्टिल थोड़ा आपको क्वेश्चन सेटर का दिमाग से भी सोचना चाहिए कि क्वेश्चन सेटर ने ये क्वेश्चन क्यों सेट किया होगा और ऑप्शंस किस तरह से डाले होंगे। तो अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को समझने लगते हैं, ये आपको पहले दिन में नहीं आएगा, ऑब्वियस सा बात है, बट वो हो सकता है कि आपको बाद में भी आ जाए। बट हाँ, इसके लिए आपको रिगरस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप मेरे साथ बने रहे, मैं कोशिश करूँगा कि आपका प्रैक्टिस और बहुत अच्छा हो जाए मेरे साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। किसी एक ऑप्शन को तो टिक लगाना ही है ताकि हम लोग उसका ग्राउंड कवर कर सकें। तो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस इन इंडिया। ये ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट सही हो सकता है, ए बी तो नहीं होगा, सी या तो डी होगा, या इधर ऑप्शन सी या डी। अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, दिस इज़ गुड वन। आपको वो एक अच्छा प्लस पॉइंट अपने लिए लेके चलना है। तो मैं तो इस क्वेश्चन में जाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली आई वांट टू गो विथ सी और डी। लेट्स गो विथ डी। या डी इज़ करेक्ट। सो हम लोग सर जगदीश चंद्र बसु के बारे में थोड़ा सा ग्राउंड कवर कर लेते हैं और देखते हैं कि इनके बारे में क्या क्या चीज़ें जानी जा सकती हैं। जगदीश चंद्र बासु, आप उसके बैट में आप यूपीएससी का टैग लगा दें ताकि रिलेवेंट फैक्ट्स ही हमारे पास आएँ। तो 30 नवंबर को उनका जन्म होता है 1858। बामा सुंदरी बोस, भगवान चंद्र, बंगाल। ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे एंड फिजिसिस्ट हु इन्वेंटेड द क्रिस्कोग्राफ। नाम याद रखिएगा, क्रिस्कोग्राफ। ओके। डिवाइस, अच्छा ये थोड़ा दृष्टि आईएएस की जो इन्फॉर्मेशन वो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। खैर ये ऐड है इनका, तो हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा स्पीड रीडिंग का आदत डाल लीजिए। आपको जो रेलिवेंट फैक्ट है सिर्फ उसी को कवर करना है। आचार्य जगदीश मुखर्जी बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, बोटेनिस्ट। ओके। वायरलेस द फादर वॉज नेम द फादर ऑफ रेडियो साइंस बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो वो तो स्टेटमेंट सही था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस। ट्रू। बोस इज कंसिडर द फादर ऑफ बंगाली साइंस फिक्शन। ट्रू। मतलब ब्लैक लेटर वर्ड्स है ना, उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। इस्टेब्लिश इन 1917, द इंस्टीट्यूट वॉज द फर्स्ट इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर इन एशिया। ओके। विच इंस्टीट्यूट? बोस इंस्टीट्यूट, 1917। डेटा याद रखना, बोस इंस्टीट्यूट 1917। और ये एशिया का पहला इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च था। उनका कुछ बुक्स हैं, देख लीजिए। रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग नर्वस मैकेनिज्म प्लांट्स। और उनकी मौत हो जाती है 23 नवंबर 1937। ये पीआईबी का सोर्स है, तो मे बी प्रीलिम्स 2023 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि और कुछ यहाँ पे कवर किया जा सकता है क्या। देखिए, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन? एनीथिंग मोर? नो। हु इज़ द फादर ऑफ रेडियो साइंस? जे.सी. बोस। ओके। हु इज़ द फादर ऑफ साइंस? सर जगदीश मतलब दिस इज द मॉडर्न साइंस। फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन? सेम। हु इज़ द फादर ऑफ 5G? टेड रैपाडो, फादर ऑफ MM-वेव 5G टेक्नोलॉजी। कि एक इंपॉर्टेंट लेसन जुड़े हैं, बट हाँ ठीक है, कभी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आए तो बता दें। टेड रैपापोर्ट। हु इंट्रोड्यूस फर्स्ट रेशियो? मार्कोनी। ये तो आप जानते होंगे, नॉर्मल जीके में, स्टैटिक जीके में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। ये सब कुछ नाम है, अगर आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा डीप डीप कर सकते हैं, बट हम लोग के लिए काम का इतना ही था। तो हम लोग अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। तो सो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू क्या होने वाला है, जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, स्नैपबैक मैकेनिज्म सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नाटो अफेयर्स, ईरान न्यूक्लियर डील, एशियान फ्री ट्रेड डील, बॉर्डर क्राइसिस मैनेजमेंट। बॉर्डर क्राइसिस मैनेजमेंट ऐसा लग रहा है कि
ऑप्शन को बस डिलिबरेटली पुट किया गया है। जो सही आंसर होगा वो कायदे से उस आंसर में लगेगा आपको कि हिंट होगा। जैसे एशियन फ्री ट्रेड डील, ये भी लग रहा है कि डिलिबरेटली पुटेड है। तो मुझे मेरे हिसाब से तो लगता है कि सी और डी तो नहीं होगा। अब अच्छा, नाटो अफेयर्स और ईरान न्यूक्लियर, मोस्ट प्रोबेबली हमको बी लग रहा है, बट आई डोंट नो, क्योंकि मेरे लिए भी फ्रेश ही MCQ है। तो मैं बी के साथ जाता हूँ। देखते हैं गलत होता है तो फिर हम लोग ग्राउंड कवर करेंगे। देखिए बी सही होगा। देखिए ये सब लॉजिक है ना, मेन चीज़ यही है प्रीलिम्स में आपको मैटर नहीं करता कि वो इन्फॉर्मेशन आपको आता है कि नहीं आता है। आपको बस क्या करना है, दिमाग का जो साइकोलॉजी, जो क्वेश्चन सेटर है उसके साइकोलॉजी को समझना है, और उस साइकोलॉजी को समझ के आपको सही टिक करना है, नो मैटर वॉट यू नो थिंग दिस थिंग और नॉट, समझे। तो अगर ये आप आर्ट अपने आप के अंदर ले आते हैं तो फिर प्रीलिम्स के लिए आपके लिए हमको लगता है एक एक केक वॉक हो सकता है। बट ये थोड़ा मैं चीज़ों को एग्जैगरेट करके नहीं बोल रहा हूँ, बट येस दिस कैन बी ट्रू। अगर हाँ, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्नैपबैक डील के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, मेन चीज़ ये है, मेन चीज़ वो नहीं है कि आप सही कर रहे हैं, मेन चीज़ ये है। और ये सब चीज़ जो आप करेंगे इससे आपका जो है तरीके से आपका जो स्ट्रेंथ है, जो मैं बोल रहा हूँ कि आपका ग्रोथ होगा, वो ग्रोथ बढ़ेगा। तो खैर देखिए, ईरान न्यूक्लियर डी आपको ऊपर ऊपर से ही पढ़ना, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, P5+1 जरा देख लीजिए। P5+1 JCPO है। JCPO भी ईरान से रिलेटेड है। जॉइंट कम्प्रिहेंसिव पीस वाला एग्रीमेंट है वो। खैर हम लोग आगे बात करें। जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन होता है। P5+1 में देखिए कौन कौन से मेंबर हैं, ये पता है। चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन और EU। सर थोड़ा सा जानिए यहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम और USA साथ ही साथ आते हैं नॉर्मली, और जब बहुत सारे ग्रुप में देखेंगे, और फ्रांस, जर्मनी, ये सब तो 4 फेमस वो उधर यूरोपियन के उधर वेस्ट तरफ के कंट्रीज हो गए। यूरोपियन यूनियन होगा, ये यूरोपियन यूनियन के लिए प्लस वो लिखा गया है। चाइना होगा और रशिया होगा। तो कुल मिला के इस तरीके से बात है। आगे बात कर लेते, तो आगे ये आपको जो जो रिलेवेंट पड़ा है वही हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, अगर आपको डीप जाना है तो थोड़ा सा आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि डिटेलिंग कैसे करना है चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें से जो आप ग्राउंड कवर करते हैं वो बाद में आपको काम आएगा। देख लीजिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड नेशनल कैंसर ग्रिड। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के बारे में बोला गया। एटम्स ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट पहले था, और इसका नाम वगैरह चेंज हुआ है बाद में। ये 1957 में क्रिएट किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ हेडक्वार्टर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। कब ऑर्गेनाइज हुआ था? 1957। तो इस चीज़ों को आपको कवर करना है। खैर हम लोग थोड़ा सा और अगर ग्राउंड कवर करने का कोशिश करें तो देखते हैं कि कुछ और चीज़ें क्या हो सकती है। व्हाट इज GCPO सिग्नेटरीज? तो खैर देख लीजिए, इसमें P5+1 मेंबर होंगे, वही चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, सर ईरान तो एक्स्ट्रा दिया हुआ है बट ठीक है। हाँ, ईरान ऑब्वियस बात होगी, ईरान का ही तो मेन डील है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ US ईरान न्यूक्लियर डी? पर डेटा है, उसको आप स्किप कर सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंस दिया हुआ है आप पढ़ सकते हैं। ओके, व्हाट इज़ वज्राम? सी वज्राम एक जगह है। ओके, ये आपका ईरान न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट को वज्राम बोलते हैं। मतलब ये नहीं आएगा बट हाँ ठीक है। आगे आपको पढ़ने लायक, वाई द न्यूक्लियर डील कॉल्ड 123 एग्रीमेंट? से ये हमारे इंडियन के लिए इंपॉर्टेंट है। 123 एग्रीमेंट हमारा जो साइन हुआ था, द बायलैटरल एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंसर्निंग पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रिसोर्स। दिस हैज बीन डन इन द व्यू ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ US साइड अंडर सेक्शन 123 ऑफ एटॉमिक एनर्जी। बेसिकली US का एक्ट जो है एटॉमिक एनर्जी एक्ट, उसका सेक्शन 123 कहता है कि आप US किसी भी कंट्री से अगर ट्रेड करती है न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह, न्यूक्लियर आर्सेनल या फ्यूल के बारे में, तो उस कंट्री को, जो कंट्री इंटरेस्टेड है, उसको सेक्शन 123 के कंडीशंस को मानने होंगे। इसीलिए इसको 123 एग्रीमेंट भी कहा जाता है। बेसिकली इतना डिटेल में बस आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें क्या है। व्हाट आर द कंट्रीज इन P5? ये तो जनरल स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। ओके, तो हम लोग अब इसको स्किप कर सकते हैं। व्हाट डज NPT? NPT मीन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ओके, मतलब कि बेसिकली जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको प्रमोट नहीं करना है, ये बात है। फिर हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि हम लोग को थोड़ी चीज़ों को पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉर्मेंट सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, देखिए प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉर्मेंट, देखिए चीज़ों को समझना चाहिए। नॉन रिफॉर्मेंट अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश को समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि नॉन रिफॉर्मेंट मतलब होता है कि किसी भी देश को वापस से भेजने का, कुछ चीज़ भेजना है, रिफॉर्मेंट यानी किसी चीज़ को भेजना नहीं है, नॉन रिफॉर्मेंट है ना। तो ये किस चीज़ के बारे में होगा, क्या नहीं भेजना चाहते हैं हम इस कॉन्टेक्स्ट में? डिमार्केशन ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ह्यूमन राइट्स, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन गुड्स, या जस्टिस डिलीवरी? देखिए बेसिकली ये रिफ्यूजीज़ को लेके आता है। UN कन्वेंशन ऑफ रिफ्यूजीज है जिसका इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, बट हाँ
ये कौन सा होगा? तो बेसिकली ह्यूमन राइट होना चाहिए, रिफ्यूजी वर्ड कहीं नहीं है तो ह्यूमन राइट होना चाहिए। तो मैं ह्यूमन राइट लेके जाता हूँ, गुड तो नहीं हो आपका ह्यूमन राइट्स, देखिए प्रोबेबली सही है। अब हम लोग इसके बारे में ग्राउंड कवर कर लेते हैं। तो ग्राउंड हमारा होगा क्या, टॉपिक क्या था हमारा, नॉन रिफॉर्मेंट पॉलिसी। बेसिकली जो चीज़ आप जानते हैं उसी को आपको कॉपी पेस्ट मारना है यहाँ पे। तो मैं एक बार इसको ज़रा अच्छा कर लेता हूँ, प्रिंसिपल, और एक यूपीएससी का टैग लगा देता है तो ठीक रहता है। चलिए यूपीएससी का टैग ही लगा देते हैं, बेटर रहता है, उससे आपका जो कंटेंट रहता है वो सॉर्टेड आउट करके निकलता है। तो नन रिफॉर्म द प्रिंसिपल अंडर इंटरनेशनल लॉ विच स्टेट दैट अ पर्सन फ्लीइंग परसिक्यूशन फ्रॉम हिज ऑन कंट्री शुड नॉट बी फोर्स टू रिटर्न हिज ऑन कंट्री। बेसिकली अगर मैं आपको समझा सकूँ तो बेसिकली बात ऐसा है कि मान लीजिए अभी म्यांमार में वो आर्मी का रूल चल रहा है, तो म्यांमार से बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया और बांग्लादेश सब में जा रहे हैं। तो अगर कोई नॉन रिफॉर्मेंट पॉलिसी को फॉलो करता है, यानी कोई कंट्री 1951 के जो कन्वेंशन है ऑन रिफ्यूजीज़, उसमें एक नॉन रिफॉर्मेंट प्रिंसिपल है, उसके हिसाब से कहता है कि अगर हम लोग फोर्सफुली उस जो भी हमारे यहाँ अंदर रेस्क्यू लेने आए हैं उनको वापस भेज नहीं सकते, क्योंकि उनके वहाँ पे उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होने का खतरा है। तो बेसिकली आप ये इथिक्स वाले पेपर में, या फिर अगर आपका PSI पेपर है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपके लिए। खैर इसमें हम लोग आगे बात कर सकते हैं। देखिए ये सब थोड़ा नॉन रिफॉर्मेंट वगैरह, वाई इंडिया हैज़ नॉट साइन रिफ्यूजी कन्वेंशन यूपीएससी, ठीक है, ये दिस इज अ क्वेश्चन। सिक्योरिटी इशूज़ इंडिया का, तो ये बजान रखिए कि इंडिया ने साइन नहीं किया है कौन सा, UN कन्वेंशन ऑफ रिफ्यूजीज़, कब का, 1951। और ये नॉन रिफॉर्म पॉलिसी क्या है कि कोई भी अगर रिफ्यूजी आपके कंट्री में आता है तो आप उसको फोर्सफुली वापस भेज नहीं सकते, हमने साइन नहीं किया। तो ये हमारा राइट होगा कि अगर हम चाहें तो हम भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। ओके, दिस इज़ द वाई रीज़न अबाउट, हम लोग आगे ही चलते हैं, इसमें और कुछ नहीं, और कुछ इसमें देखने लायक चीज़ फ़िलहाल तो नहीं है। बेसिकली बस इतना बात है कि आप इस चीज़ों को इस तरह से कवर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और चीज़ें कवर करनी चाहिए तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस मोरल पुलिसिंग। ओके, मोरल पुलिसिंग, ओके, सेपरेट बॉडी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू चेक द इन्फॉर्मेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इट इज ए टाइप ऑफ, देखिए वर्डिंग्स अगर से आपको सेम मैच करें ना, जैसे मोरल और मोरल से एग्जैक्ट रीजन हो, तो फिर वो क्वेश्चन क्यों फ्रेम करेगा, तो फिर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। इसलिए थोड़ा आपको दिमाग में रखना है कि जरूर कुछ टिक होगा, पर हाँ ये थोड़ा वेग भी चला जाता है स्टेटमेंट, बट आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट पकड़ा रहा हो या फिर डायरेक्ट ऑप्शंस आ रहे हो तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना है कि दिस इज़ समथिंग यूपीएससी, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा लेवल रहेगा आप। सेपरेट बॉडी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू चेक द इन्फॉर्मेशन, ये जो ठीक है आगे देखते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स एट स्प्रेडिंग अवेयरनेस रिलेटेड ह्यूमन राइट्स, डिस्क्राइब विजिलेंट ग्रुप्स दैट एक्ट टू इन्फोर्स कोड ऑफ मोरालिटी इन इंडिया विदाउट लीगल अथॉरिटी। इट रिफर्स टू डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग चाइल्ड अब्यूज। देखिए मोरलिटी से रिलेटेड है ये, बेसिकली मोरल पुलिसिंग अभी न्यूज़ में है ईरान के केस में, वो एक वुमेन थी जो ने डेथ अपना सुसाइड कर लिया, तो वो इससे रिलेटेड है। तो मोस्ट प्रोबेबली सी लगता है, तो मैं सी ही मारता हूँ, और ये सी एक्चुअली सही भी है। चलिए इसके बारे में लोग ज़रा बात कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं कि क्या मोरल पुलिसिंग है क्या। अभी तो मैं हर एक क्वेश्चन में आपको ले जा रहा हूँ, बट कुछ समय बाद जब आप मेरे साथ ट्रेंड हो जाएंगे तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन को मैं वापस से गूगल पे नहीं ले जाऊँगा, सिर्फ वही क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे जो ऑब्वियस नहीं है, जो थोड़ा करंट अफेयर से है या फिर जो हमारा गलत होगा। अभी हमारा देखिए, मैं आपके से लिए मैं टू बी फ्रैंक बता रहा हूँ, ये मेरे लिए भी फ्रेश है ये MCQs, और आपके लिए भी फ्रेश है। तो इसीलिए मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि गलत हो सही हो ये मैटर नहीं करता। इस एक्सरसाइज को अगर आप करते हैं 5-6 महीने, तो जो कंपाउंड इफेक्ट आफ्टर द रिजल्ट मिलेगा वो काफ़ी काबिल तारीफ होगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माई लास्ट अटेम्प्ट। सो देख लेते हैं हम लोग। मोरल पुलिसिंग इन इज ब्रॉडेस्ट सेंस कुड मीन अ सिस्टम वेयर अ स्ट्रिक्ट विजिल एंड रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज्ड ऑन दोज हु वायलेट द बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी। बेसिकली मोरल सोसाइटी के जो हैं उनको फॉलो करने के लिए, उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए मोरल पुलिसिंग होते हैं। अब ये इथिकल होगा कि ये सही है गलत है, तो ये एक इथिक्स वाला पेपर में जा सकता है, तो इसको आप एक ऐसे केस स्टडी के तौर पे रख सकते हैं। अभी एग्जांपल ईरान है, ठीक है, ओके। बेसिक स्टैंडर्ड फॉर आवर सोसाइटी, देखिए खैर हम लोग आगे बात करते हैं। लिंचिंग तो आप समझ ही रहे हैं, मॉब लिंचिंग होता है। काउ विजिलेंस भी मोरल पुलिसिंग एग्जाम्पल है। कल्चरल टेररिज्म, एंटी रोमियो स्क्वाड्स, ये सब मोरल पुलिसिंग एग्जाम्पल है। इसको आप बहुत अच्छा ये टॉपिक है आपके इथिक्स के पेपर के लिए। तो हम लोग आगे कर सकते हैं जो अगर कुछ देखने लायक चीज़ हो। ये तो वैसे मेंस का ही ज़्यादा टॉपिक है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट पास किया गया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से हमारा रिलेटेड आर्टिकल समथिंग आर्टिकल 23 है मोस्ट प्रोबेबली, सॉरी आर्टिकल 22 समथिंग। चलिए देख ही लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं।
बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है उसमें। इसमें आर्टिकल का जिक्र, आर्टिकल 23 का ही बात हो रहा है, आर्टिकल 23 फर्स्ट, आर्टिकल 22 फिर चाइल्ड लेबर होगा वो चीज़। खैर इसमें और कुछ चीज़ सीखने के लिए है हमारे पास, मतलब मैं तो अभी इसके सब फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब देख रहा हूँ। देखिए आर्टिकल 23 और 24 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कवर करती है। थर्ड मोस्ट चैलेंजिंग ऑर्गेनाइज क्राइम है इंडिया में। पहला तो ड्रग हो गया, सेकंड वेपन्स हो गया। अच्छा इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर ड्रग एक ऑर्गेनाइज क्राइम का सबसे बड़ा है, सेकंड वेपन्स, और तीसरा में ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज द प्रॉब्लम। खैर ये सब आपको फैक्ट याद रखने चाहिए। देखिए इंडिया हैज रेटिफाइड द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑर्गेनाइज क्राइम, हमने रेटिफाई कर दिया है। अभी हमने पढ़ा था क्या, कौन सा कन्वेंशन को हमने रेटिफाई नहीं किया था, याद है तो आप बता सकते हैं। वो था क्या, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और रिफ्यूजी 1951। खैर आगे हम लोग बात कर सकते हैं। एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जुडिशियल कॉलोकियम है। आगे बात तो करने लायक कुछ टॉपिक होगी तो हम लोग करेंगे। खैर चलिए सही हो गया, समाप्त हो गया। तो ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मैं मिलूँगा कुछ 4-5 MCQs के साथ। बट फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो तरीका है ये आपको पसंद आएगा। सो थैंक्स फॉर दिस, वॉचिंग दिस। अगर आपको ये सही लगता है तो आप अपना लव दिखा सकते हैं, और बाकी चीज़ें तो आप जानते ही यूट्यूब पे किस तरह से प्यार दिखाना होता है। खैर चलिए, थैंक्स। आई होप कि मैं आपका कुछ मदद कर पाऊँगा इस जर्नी में। आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू।